गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हम अपन अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है वेयर हाउस। बट बिफोर वी स्टार्ट मैं कुछ बातें बोलना चाहूँगा कि जैसे अभी तक के देखा गया कि भैया बहुत लोगों में सीरियसनेस अभी भी नहीं आई है। ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, सेशन तो लूंगा, डाउट सेशन वगैरह लूंगा, जिनको डाउट्स हैं, जो जेन्यूनली मुझसे पूछ रहे हैं सब चीज़ें, ठीक है, जो जेन्यून पढ़ाई कर रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, उनको मैं पूरा सपोर्ट करूंगा और बाकी लोगों को भी करने वाला हूँ जो नहीं कर रहे हैं। बट अभी मैं क्या करने वाला हूँ भैया, देखो टाइम बहुत कम बचा हुआ है। ठीक है, तो अभी मैं फुल टेस्ट देना स्टार्ट कर दूंगा। फुल टेस्ट के आपको क्वेश्चंस भेज दूंगा ब्लाइंडली ट्रस्ट करके। मतलब लाइक मैं कोई उसमें ऑनलाइन आप लोगों की टेस्ट नहीं लेने वाला हूँ, कुछ नहीं करने वाला हूँ। मैंने बोल सकते हैं कि आंख बंद करके आप पे भरोसा करके मैं आप लोगों की टेस्ट लेने वाला हूँ। फुल टेस्ट के क्वेश्चन पेपर्स मैं सेट करना स्टार्ट कर दिया हूँ। ठीक है, फुल टेस्ट के क्वेश्चन मैं भेजूंगा, ग्रुप में ही भेजूंगा फुल टेस्ट। मतलब जो जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो ग्रुप में ही भेजूंगा। आप लोग को सॉल्व करना है एंड देन चेक करवाना है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आगे की अपनी प्रोसेस बढ़ेगी। अब अपने पास में टाइम बिल्कुल भी नहीं है। अब अपने को प्रैक्टिस करनी है और 3 घंटे में एनी हाउ अपने को 100 मार्क्स का पेपर जो है वो कंप्लीट करना है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है राइटिंग प्रैक्टिस, और राइटिंग प्रैक्टिस अभी तक के उस लेवल पे पहुंची ही नहीं है। अपन 10% भी नहीं है अभी तक के। ठीक है, तो अपने को 100% करना है। 100% करना है मतलब प्रैक्टिस उस लेवल की होनी चाहिए कि अपना 3 घंटे के पहले ही पेपर कंप्लीट हो। तो अब अपने को प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए अब टेस्ट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। ठीक है, तो आज अपन अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वेयर हाउसिंग। मैं सेशन लूंगा, डाउट सेशन लूंगा, इंश्योरेंस की भी डाउट सेशन लूंगा, उसके पहले की भी, जब फुल टेस्ट होगी उसके पहले भी डाउट सेशन लूंगा, तीनों चैप्टर्स के रिविजन भी लेंगे उसके अपन। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि अभी तक जितने लोग भी ऐड हुए हैं वो तो ऐड रहेंगे मतलब हमेशा आएंगे ऑनलाइन सेशन में, और जो लोग अभी तक के नहीं आए, जिनकी आंखें नहीं खुली अभी तक के, ठीक, तो वो भी ऐड होंगे। ठीक है, तो भाई ये आप लोगों के बेनिफिट के लिए है। अगर इतना सब कुछ कर रहे हैं तो आप लोगों के बेनिफिट के लिए, नहीं तो डबल डबल किसी को मेहनत करने की जरूरत नहीं है। राइट, अब स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक अपन, वेयर हाउसिंग। Warehousing refers to storage of goods and consists of all those activities which are connected with storage and preserving of goods. ठीक है, लाइक बोल सकते हैं पैकेजिंग, ग्रेडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये कंसिस्ट ऑफ ऑल दोस एक्टिविटीज की बात कर रहा है। ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, री एक्सपोर्टिंग एक्टिविटीज है। ठीक, मेनली वेयर हाउस में क्या होता है, या वेयर हाउस किस लिए जाना जाता है, स्टोरेज ऑफ गुड्स। सबसे पहली चीज तो यहाँ पे बोल दिया उसने, स्टोरेज ऑफ गुड्स। उसके बाद बोल रहा है ये कंसिस्ट ऑफ ऑल दोस एक्टिविटीज व्हिच आर कनेक्टेड विद स्टोरेज एंड प्रिजर्विंग ऑफ गुड्स। प्रिजर्व करना मतलब संभाल के रखना। कब तक के संभाल के रखना, जब तक के एक्चुअल डिमांड नहीं आ जाती उन गुड्स की। मतलब अल्टीमेट कंज्यूमर्स के मार्केट से उनकी डिमांड नहीं आ जाती, तब तक के उनको गुड्स को संभाल के रखना। विद स्टोरेज विच आर कनेक्टेड टू स्टोरेज एंड प्रिजर्विंग ऑफ गुड्स। इट इज मीन्स ऑफ स्टोरिंग द गुड्स। मेनली मेन एम क्या है, या फिर वेयर हाउस का मतलब क्या है, इट इज अ मीन्स ऑफ स्टोरिंग द गुड्स। गुड्स स्टोर करने का है जरिया है वेयर हाउस। बड़े बड़े गोडाउन होते हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी जो FCI गोडाउन आपने भी सुना होगा, जो गोडाउन होते हैं, बड़े बड़े होलसेलर्स के गोडाउन होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स के गोडाउन होते हैं अपने। ये लोग क्या करते हैं, रिसोर्सेज को बल्क में पहले ही परचेस कर लेते हैं। रिसोर्सेज मतलब जो रॉ मटेरियल है वो पहले ही परचेस कर लिया जाता है और उसको स्टोर कर लिया जाता है फ्यूचर प्रोडक्शन के लिए या फिर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। Warehouse can be defined as a group of activities. Group of activities. Warehouse can be defined as a group of activities connected with the storing and preserving of stored goods from the time of production to the time of till the time of consumption. कब से कब तक के स्टोर कर रखा है भैया, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली, वेयर हाउस कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज। बहुत सारी एक्टिविटीज से मिला हुआ है ना, कंसिस्ट करता है विद द स्टोरिंग एंड प्रिजर्विंग। स्टोर करना, उनको प्रिजर्व करके रखना, संभाल के रखना। ठीक है, जो कंडीशंस लगती है उन गुड्स को संभालने के लिए। आपको पेरिशेबल गुड्स है तो उन लोग के लिए भी वेयर हाउस होते हैं, तो उसको प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, पेरिशेबल नेचर के बहुत सारे गुड्स होते हैं, अपन आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ वेयर हाउस में। ठीक, स्टोर ऑफ गुड्स फ्रॉम द टाइम ऑफ प्रोडक्शन, कब से कब तक के, फ्रॉम द टाइम ऑफ प्रोडक्शन टिल द टाइम ऑफ कंजम्पशन। कंजम्पशन मतलब एक्चुअल कंजम्पशन। ये चीजों को संभाल के रखता है, ठीक है, प्रिजर्व करके रखता है वेयर हाउस। राइट, warehouse, a warehouse is defined as an establishment for the storage or accumulation of goods। देखो यहाँ पे बोल दिया गया an establishment और the और एक्यूमुलेशन ऑफ गुड्स, स्टोरेज और एक्यूमुलेशन ऑफ गुड्स। आप क्या करते हो, वेयर हाउस एक क्या है, एक बिल्डिंग है, एक स्टैब्लिशमेंट है। वहां आप करते क्या हो, क्यों बनाई जाती है बिल्डिंग, फॉर द स्टोरेज। ठीक है, गुड्स को स्टोर करने के लिए, और एक्यूमुलेशन ऑफ गुड्स, या तो गुड्स, या तो गुड्स क्या हुआ, मल्टीपल जगहों से परचेस किए गए और एक जगह पे लाके इकट्ठा कर दिया गया। दैट एस्टैब्लिशमेंट इज कॉल्ड एज वेयर हाउस। जो डेफिनेशन आपको आंसर में लिखनी है वो ये डेफिनेशन लिखनी है, वर्ड टू वर्ड आपकी वैसी होनी चाहिए डेफिनेशन की। डेफिनेशन के वर्ड्स आप चेंज नहीं कर सकते, उसमें मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं। A warehouse is defined as an establishment for the storage और accumulation। accumulation मतलब कलेक्ट करना, ठीक है, इकट्ठा करना, एक जगह पे इकट्ठा करना। राइट, एस्टैब्लिशमेंट फॉर द स्टोरेज और एक्यूमुलेशन ऑफ गुड्स। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसके फंक्शंस। फंक्शंस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, 4 मार्क का भी क्वेश्चन आ सकता है या 8 मार्क का लॉन्ग आंसर भी आ सकता है इसका। सबसे बेसिक फंक्शन है किसी भी वेयर हाउस का, जो मेन फंक्शन होता है या बेसिक फंक्शन होता है वो होता है स्टोरेज। दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ वेयर हाउसिंग। ठीक है, यहाँ पे बोल दिया गया दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ वेयर हाउसिंग।
सरप्लस कमोडिटीज, ठीक है, डिमांड थी 200 कमोडिटीज की, 200 यूनिट की, मैंने प्रोड्यूस किया अभी 1000 यूनिट। अब बाकी के 800 यूनिट तो मैं मार्केट में भेजूंगा नहीं, तो उन 800 यूनिट का मैं क्या करूंगा, उन 800 यूनिट को क्या करूंगा मैं, सरप्लस कमोडिटीज विच आर नॉट इंडीड नीडेड इमीडिएटली कैन बी स्टोर्ड इन वेयर हाउस। 800 कमोडिटीज जिनकी जरूरत आज नहीं है बट कल पड़ेगी, उन 800 यूनिट्स को मैं क्या करूंगा, वेयर हाउस में स्टोर करके रखूंगा। दे कैन बी सप्लाइड एज व्हेन दे नीडेड बाय द कस्टमर्स और अल्टीमेट कंज्यूमर्स। कब सप्लाई किए जाएंगे वो मार्केट में, जब कंज्यूमर्स के द्वारा उनकी जरूरत आएगी मतलब जब उनको जरूरत महसूस होगी, ठीक है, उनका कंजम्पशन का टाइम आएगा, तब वो मार्केट में सप्लाई किए जाएंगे। तो यहाँ पे बोला दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ वेयर हाउस। स्टोरेज करना तो बेसिक फंक्शन हो गया वेयर हाउस का। सरप्लस कमोडिटी, सरप्लस मतलब सरप्लस में होता है। कभी भी ध्यान रखना, गुड्स का जो प्रोडक्शन होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन, सर्विसेज का नहीं, गुड्स का जो प्रोडक्शन होता है, वो हमेशा डिमांड के एंटीसिपेशन में होता है, मतलब अनुमानित। पहले ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि एक्सेस में कितना डिमांड आ सकता है पर्टिकुलर गुड्स का, ठीक है। जितनी डिमांड आ रही है उतना ही प्रोडक्शन नहीं होता है, हमेशा डिमांड का क्या होता है, प्रोडक्शन के एंटीसिपेशन, डिमांड के एंटीसिपेशन में प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। दे कैन बी सप्लाइड। अब कब बाकी का क्या हुआ, 200 यूनिट अपने सप्लाई कर दी और 800 यूनिट क्या करके रखे अपने, स्टोर करके रखे। दे कैन बी सप्लाइड। अब वो 800 यूनिट में से पार्ट में कब सप्लाई करते जाओगे आप यहाँ पे, एज व्हेन नीडेड बाय द कस्टमर्स। जब जरूरत पड़ेगी, जब मार्केट में उनकी नीड रहेगी, डिमांड आएगी, तब आप उनको धीरे धीरे करके अलग अलग स्लॉट्स में सप्लाई करते जाओगे। दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ एनी वेयर हाउस। सेकंड आता है प्राइस स्टेबिलाईजेशन। वेयर हाउस प्राइस स्टेबिलाईजेशन में भी हेल्प करता है, प्लस एक्स्ट्रा हाई प्राइसेस मतलब कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन में भी मदद करता है। अब कैसे, मैं दोनों चीजें बताता हूँ आपको, ठीक है। पहले अपन देखते हैं प्राइस स्टेबिलाईजेशन, मतलब प्राइस को क्या करता है, स्थिर रखता है, बढ़ने नहीं देता। क्यों, क्योंकि आपने स्टोर करके रखा है फ्यूचर कंजम्पशन के लिए, फ्यूचर की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए स्टोर करके रखा है। वेयर हाउस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ प्राइस स्टेबिलाईजेशन। प्राइस बढ़ेगी नहीं, आपने आज की प्राइस में लिया है और आप जो भी प्राइस है उसकी उसी प्राइस में उसको आगे भी बेचोगे, ऐसा बोला जाता है। इट इज अचीव्ड बाय द, अभी कैसे होता है प्राइस की स्टेबिलिटी, कैसे होती है, प्राइस बढ़ने क्यों नहीं दी जाती है, इट इज अचीव्ड बाय द क्रिएशन ऑफ टाइम यूटिलिटी। कब से कब तक की, फ्रॉम द टाइम ऑफ प्रोडक्शन टिल द टाइम ऑफ कंजम्पशन। आपने चीजों को स्टोर करके रखा हुआ है, यूटिलिटी बाय वेयर हाउसिंग। इन वेयर हाउस यूजुअली लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स इज केप्ट। लार्ज स्टॉक जो होते हैं, बड़े बड़े स्टॉक्स होते हैं, पहले से ही स्टोर करके रखे जाते हैं। पल्सेस के हैं, शुगर के हैं, ठीक है, उसके बाद में राइस है, व्हीट है, ये सब की गोडाउन होते हैं, बहुत बड़े बड़े गोडाउन होते हैं। एक्सेस में इनका क्या हो जाता है, प्रोडक्शन होता है, ठीक है, फार्मिंग की जाती है, इनकी प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन के बाद में एक साथ पूरा का पूरा मार्केट नहीं भेजा जाता है, जितनी जरूरत है उतना भेजा जाता है, और बाकी का क्या किया जाता है, स्टोर करके रखा जाता है फ्यूचर कंजम्पशन के लिए, और वो भी लार्ज स्टॉक में किया जाता है। whenever there is a shortage in the market, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है भैया प्राइस स्टेबिलिटी, जब भी मार्केट में शॉर्टेज होगी, स्केर्सिटी आएगी, आर्टिफिशियल स्केर्सिटी विच इज क्रिएटेड बाय द, मतलब सेलर हिमसेल्फ, सेलर ही क्रिएट करता है कभी कभी आर्टिफिशियल स्केर्सिटी, मतलब कमी। गुड्स कैन बी इमीडिएटली सप्लाइड थ्रू वेयर हाउस। फंक्शन अच्छा है, बहुत अच्छी चीज है कि प्राइस स्टेबिलिटी हो रही है, क्योंकि आपने स्टोर करके रखा था, पुराने दामों में ही आपने खरीद के रखा था चीज, तो आप वो पुराने दाम में ही वो चीज सप्लाई कर सकते हो। बट देखने में ही आता है कि जितने भी सेलर्स होते हैं, मैक्सिमम सेलर्स क्या करते हैं, एक्स्ट्रा हाई प्राइसेस में इन चीजों को बेचते हैं। लॉकडाउन के टाइम पे यही चीजें आई थी, व्यापारियों ने पहले से, मतलब व्यापारी, मैं हर व्यापारी की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ व्यापारियों ने क्या किया था, गुड्स एंड कमोडिटीज को क्या कर स्टोर करके रखा हुआ था। फिर फ्यूचर कंजम्पशन मतलब, अब पता है 40 दिन के लिए लॉकडाउन है, लॉकडाउन रहेगा तो जरूरत तो पड़ेगी, लोग खरीदने के लिए आएंगे, तो चीजों को महंगे दाम में भी बेचा गया है। जबकि चाहते तो वही प्राइस में बेच सकते थे जिस प्राइस में उन्होंने खरीदा था, उस प्राइस में, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ नो प्रॉफिट में बेचो आप उसको, मतलब जो उसकी एक्चुअल प्राइस होनी चाहिए थी, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है कि भैया जरूरत पड़ने पे गुड्स को इमीडिएटली सप्लाई किया जा सकता है मार्केट में, ठीक है, थ्रू वेयर हाउसेज व्हिच हेल्प्स इन प्राइस स्टेबलाइजेशन टू अवॉइड राइज इन प्राइस ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई डिफरेंसेस। डिमांड एंड सप्लाई का डिफरेंसेस है, डिमांड एंड सप्लाई के डिफरेंसेस क्या हो रहा है यहाँ पे आप प्राइस स्टेबिलिटी कर सकते हो, डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। आज डिमांड हुई, अचानक से डिमांड बढ़ गई मार्केट में, आप सप्लाई कर दो, इमीडिएटली आप सप्लाई करके प्राइस को स्टेबल रख सकते हो। अगर आपने ज्यादा दिनों तक के सप्लाई डिमांड को फुलफिल नहीं किया, ठीक है, सप्लाई नहीं की, तो प्राइस उसकी ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। हर साल देखने में आता है कि जो मेट्रोज है, मुंबई है, दिल्ली, स्पेशली इन दिल्ली, वहां पे हर साल प्याज के जो दाम होते हैं वो 100, 120 या 150 रुपीज केजी तक के पहुंच जाते हैं। ये कैसे पहुंचते हैं, ये पहुंचते हैं कि लार्ज स्टॉक पहले से स्टोर करके रख लिया जाता है, और पर्टिकुलर एक टाइम पे जब पर्टिकुलर उस चीज की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो उसको बहुत ज्यादा प्राइस में या दाम में बेचा जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं अपन रिस्क बियरिंग। When the goods are stored in warehouse, ठीक है, अब आपने किसी के भरोसे पे, किसी के गोडाउन में अपने गुड्स को रखा है, तो दे आर एक्सपोज टू मेनी रिस्क इन द फॉर्म ऑफ थेफ्ट। आपके गुड्स चोरी भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा डिट्रॉयशन, डिट्रॉयशन का मतलब होता है डिके, सड़ जाना, गल जाना, फायर एक्सेट्रा, आग लग सकती है, इस टाइप की काफी अलग अलग टाइप के रिस्क होते हैं वहां पे।
वेयर हाउस आर कंस्ट्रक्टेड इन सच अ वे दैट दे मिनिमाइज दिस रिस्क, मिटिगेशन ऑफ लॉस। वेयर हाउस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो हमारे गुड्स को उन्हीं कंडीशन में वापस करें जिन कंडीशन में हमने उनके पास में गुड्स छोड़ा था। ठीक है, तो इस तरीके से उनको बनाया जाता है। नेचर ऑफ गुड्स पर डिपेंड करता है कि किस टाइप की नेचर आप वहां पे डिपॉजिट कर रहे हो या रख रहे हो। देख, अ वेयर हाउस कीपर हैज टू टेक द रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स, रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स एंड सेफगार्ड देम अगेंस्ट वेरियस, चोरी होने से बचाना है, आग लगी है तो उसको कोशिश करना है काबू में करने की, सड़ने गलने से बचाना है, वैसा आपको उसको प्रिजर्व करना पड़ेगा, संभाल के रखना पड़ेगा, वैसे अरेंजमेंट्स आपको करने पड़ेंगे। आप यकीन नहीं मानेंगे, हर साल इंडिया में करीब करीब वेयर हाउस की इतनी शॉर्टेज है अपने यहाँ पे अभी, ठीक है, बता रहा हूँ आपको, इतनी ज्यादा शॉर्टेज है कि हर साल करीब करीब 90,000 करोड़ रुपीज से लेकर 1 लाख करोड़ रुपीज तक का अनाज सड़ जाता है। ठीक है, क्योंकि उनको प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी नहीं मिल पाती है, खुले में रखे रहता है, खासतौर से अनाज जो होता है वो खुले में रखे रहता है, या बोल सकते हैं इंटेंशनली उस अनाज को सड़ाया जाता है ताकि जो लीकर लॉबी है, शराब बनाने वाले लोग हैं, उनको सस्ते दाम में वो अनाज बेचा जा सके। तो खैर जो भी सच्चाई है, उनको जानबूझ के सड़ाया जाता है या वो फिर खुद से सड़ जाते हैं, वो बात अलग है, बट ये एक फैक्ट है, सच्चाई। आप इसको गूगल भी कर सकते हो कि हर साल कितना अनाज सड़ता है। ठीक है, कितनी मतलब शॉर्टेज है अपने यहाँ पे वेयर हाउस की, कि हर साल 90,000 करोड़ से लेकर 1 लाख करोड़ तक का अनाज अपने यहाँ पे सड़ जाता है। ठीक है, इतने में 1 लाख करोड़ रुपए में 5 बार आप स्वच्छ भारत अभियान का बजट डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, कम से कम 10 बार नमामि गंगे का बजट डिक्लेयर हो सकता है। कई एजुकेशन बजट में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है, 5,000 करोड़ का हमारा एजुकेशन बजट है, कम से कम 20 बार एजुकेशन, मतलब 20 गुना बढ़ सकता है हमारा एजुकेशन बजट। ठीक है, अगर हम सही तरीके से प्रोटेक्ट करें तो। फॉर एनी लॉस और डैमेज सस्टेन बाय गुड्स, किसी भी प्रकार का अगर नुकसान हुआ, वेयर हाउस कीपर शेल बी लायबल टू द ओनर ऑफ द गुड्स, कंपेंसेट करेगा, वेयर हाउस ओनर जो रहेगा वो कंपेंसेट करेगा, क्योंकि ये प्रॉमिस हुआ था कि जिस कंडीशन में गुड्स आपके पास में हम छोड़ के जा रहे हैं उसी कंडीशन में गुड्स आपको हमको वापस भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है भैया, उसकी लाइबिलिटी होती है, अगर नुकसान हुआ तो वही लाइबल रहेगा कंपेंसेट करने के लिए और उसको करना पड़ेगा। ठीक है, फाइनेंसिंग, loans can be raised from the warehouse keeper or from financial institutions against the goods stored by the owner। ठीक है, पहले अपन इसमें देख लो भैया कौन कौन सी चीज आपको अंडरलाइन करनी है, आप लोग ये अंडरलाइन कर लीजिएगा बिल्कुल, डेटोरेशन, फायर एक्सेट्रा रख के। ठीक है, फॉर एनी लॉस सस्टेन बाय द गुड्स वेयर हाउस कीपर शेल बी लायबल टू द ओनर ऑफ द गुड्स। लोन्स कैन बी रेज्ड फ्रॉम द वेयर हाउस कीपर और फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अगेंस्ट द गुड्स स्टोर्ड बाय द ओनर। अब ये होता कैसे, जब आप किसी वेयर हाउस में गुड्स स्टोर करते हो तो वेयर हाउस कीपर जो होता है ये आपको दो मतलब पेपर देता है। पहला पेपर होता है रिसिप्ट, रिसिप्ट किस चीज की, आपने कितने अमाउंट का, कितनी क्वांटिटी में गुड्स वहां पे स्टोर किया है। और दूसरा होता है वेयर हाउस कीपर्स वारंट। वारंट और रिसिप्ट जो होती है एक्ट एज अ प्रूफ कि आपने इतने लाख या करोड़ रुपए के गुड्स पर्टिकुलर उस वेयर हाउस में स्टोर किए हुए हैं। ठीक है, ये दो चीजें आपके पास में प्रूफ के तौर पे हैं कि आपने इतने लाख या करोड़ रुपए के गुड्स स्टोर वहां पे किए हैं या रखे हुए हैं आपके उतने लाख या करोड़ रुपए के गुड्स वहां पे। मान लेते हैं 1 करोड़ रुपए के गुड्स वहां पे रखे हुए हैं आपके। गुड्स एक्ट एज अ सिक्योरिटी फॉर द वेयर हाउस कीपर और फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अभी बोल रहा है गुड एक सिक्योरिटी होती है, अब सिक्योरिटी का मतलब है यहाँ पे कोलेट्रल। ठीक है, वेयर हाउस कीपर्स के लिए भी होती है वो, और प्लस किसके लिए होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए होती है। ठीक है, अब ये क्यों होती है, आप वेयर हाउस कीपर वारंट और रिसिप्ट को नेगोशिएट, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इनको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब इनके बदले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन रेज कर सकते हो, फाइनेंस रेज कर सकते हो। 70% टू 80% तक का आपको लोन मिल सकता है। आपके जो गुड्स रहेंगे वो एज अ कोलेट्रल, जिससे भी आपने लोन लिया है, चाहे अपने वेयर हाउस वाले से ही लिया है या फिर अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है, वहां से लोन ले सकते हो। और वो कोलेट्रल तब तक के उनके पास में रहेंगे जब तक कि आप उनका वो लोन, ठीक है, जो आपके वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल करने के लिए अगर आपने लोन लिया है तो जब तक कि वो आप लोन रिटर्न नहीं कर देते हो या रिपे नहीं कर देते हो वो उनके पास में ही रहेगा। In this manner, warehouse act as a source of finance for the businessman for meeting business operations, for meeting his working capital requirement। अगर आपको वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है तो आप अपने गुड्स को एज अ कोलेट्रल वेयर हाउस कीपर्स वारंट और रिसिप्ट के बदले में फाइनेंस रेज कर सकते हो। व्हाई, बिकॉज दे आर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, निगोशिएट किए जा सकते हैं इंडोर्स करके, राइट। ग्रेडिंग एंड पैकिंग, ग्रेडिंग का मतलब होता है भाई एक सीरीज में, एक सीरीज में जमाना। ठीक है, टू अरेंज देम इन अ सीरीज, ठीक, टू अरेंज देम इन अ सीरीज। एंड पैकिंग का मतलब पैकिंग उन गुड्स की जाती है जिनको आपने री एक्सपोर्ट करने के पर्पज से बुलाया है। अपन ने 11 में पढ़ा था आंट्रेपो ट्रेड, किसी और देश से आपने सामान बुलवाया फिर किसी और देश में उस सामान को बेच दिया। तो ये वेयर हाउस ही ओनर्स के बिहाफ में क्या करता है, री पैकेजिंग करता है उन गुड्स की या पैकिंग करता है उन गुड्स की। ठीक है, लोकल सेलर्स के लिए भी करेगा, मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी करेगा, और जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में है उनके लिए भी की जाती है। Warehouse nowadays provide the facilities of packing, processing and ग्रेडिंग ऑफ गुड्स। ग्रेडिंग मतलब स्टैंडर्डाइजेशन हो गया उसका, स्टैंडर्डाइजेशन, क्वालिटी कंट्रोल, ये सब चीजों में भी हेल्प करता है। ऑन बिहाफ ऑफ ओनर ये सब फंक्शंस वो परफॉर्म करता है। फॉर दिस
वो सर्टेन फीस चार्ज करते हैं उसके लिए, ठीक है। फैसिलिटीज ऑफ पैकिंग भी करता है, प्रोसेसिंग भी करता है, एंड ग्रेडिंग ऑफ गुड्स। गुड्स कैन बी पैक्ड इन कन्वीनियंट साइजेस एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ ओनर। डिपेंड करता है नेचर ऑफ गुड्स, किस टाइप के गुड्स हैं उसके अकॉर्डिंगली वेयर हाउस उसको वैसा क्या करेगा, पैकिंग करेगा, कन्वीनियंट साइज में पैक करेगा उनको एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ ओनर। आपको ये चीज बतानी पड़ेगी कि आपको किस तरीके से उसकी पैकिंग करनी है, ठीक है। लेबलिंग, ब्रांडिंग एंड ऑल बहुत सारी चीजें करते हैं वेयर हाउस, राइट। तो ये हो गया ग्रेडिंग एंड पैकिंग। अब आते हैं अपन ट्रांसपोर्टेशन। वेयर हाउस कैन प्रोवाइड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी टू बल्क डिपॉजिटर। जो बल्क में डिपॉजिट कर रहे हैं और जो रेगुलर डिपॉजिटर्स हैं वो लोगों के लिए वेयर हाउस ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। उनके गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करता है, कहां से कहां तक के, फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन, ठीक है। पहले प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से लिया, स्टोर किया, स्टोर करने के बाद में टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक के वो गुड्स को पहुंचाता भी है। इट कलेक्ट्स गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन। पहले कलेक्ट कर लिया गया, कहां से कलेक्ट किया गया, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से कलेक्ट किया गया। उसके बाद में एंड ऑल्सो सेंड गुड्स टू द प्लेस ऑफ डिलीवरी ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द ओनर। जहां पे भी डिलीवर करते हैं, जिस भी एरिया में डिलीवर करते हैं, उस एरिया में वेयर हाउस क्या करता है, गुड्स को डिलीवर भी करता है। तो अल्टीमेटली ये क्लियर है कि वेयर हाउस कौन सी यूटिलिटी क्रिएट कर रहा है, प्लेस यूटिलिटी भी क्रिएट करता है, ठीक है, बाय गिविंग ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी टू द ओनर्स ऑफ द गुड्स, ठीक है। अब ये नीचे वाला पॉइंट आ गया, टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी। अपन ने ऊपर अभी पढ़े कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी वो दे रहा है अपने को, तो ट्रांसपोर्टेशन में कौन सी यूटिलिटी हो गई यहाँ पे, प्लेस, और टाइम यूटिलिटी फ्रॉम द टाइम ऑफ प्रोडक्शन टिल द टाइम ऑफ एक्चुअल कंजम्पशन, तो ये हो गया टाइम यूटिलिटी। वेयर हाउस क्रिएट टाइम यूटिलिटी बाय प्रिजर्विंग द गुड्स टिल दे आर डिमांडेड। कब तक के प्रिजर्व करना है, संभाल के रखना है गुड्स को आपको, टिल दे आर डिमांडेड, जब तक कि उन गुड्स की डिमांड नहीं हो जाती। मान लेते हैं एक महीने बाद उनकी डिमांड आने वाली है, ठीक है। छातों का प्रोडक्शन साल भर होता है, छातों की मैन्युफैक्चरिंग साल भर होती है, बट डिमांड कब आती है, बारिश में आती है। बट क्या बारिश के एकदम एक महीने पहले के प्रोडक्शन होता होगा उनका, नहीं। रेनकोट्स हो गए, छाते हो गए, साल भर प्रोडक्शन होता है, बट उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है बारिश के सीजन तक के। इट ऑल्सो क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी बाय प्रोवाइडिंग द गुड्स एट द प्लेस वेयर दे आर रिक्वायर्ड। तो प्लेस यूटिलिटी, गुड्स को पहुंचा रहा है, वो कहां से पहुंचा रहा है, फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। एंड टाइम यूटिलिटी, ठीक है, फ्रॉम द टाइम ऑफ प्रोडक्शन टू द टाइम ऑफ एक्चुअल कंजम्पशन, इससे होता है टाइम यूटिलिटी। इस तरीके से वेयर हाउस जो है वो टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करता है। एंड लास्ट आता है अपना भाई प्रोसेसिंग। सर्टेन कमोडिटीज आर नॉट कंज्यूम्ड इन द फॉर्म दे आर प्रोड्यूस्ड, क्योंकि सही नहीं होते, कंज्यूम करने लायक होते नहीं है वो, ठीक है। जो छोटे प्रोड्यूसर्स होते हैं वो लोग भी ऐसे काम करवाते हैं वेयर हाउस से, काम करवाते हैं, मतलब मजबूरी वाला काम नहीं है, ये काम होता है, वेयर हाउस फंक्शन परफॉर्म करता है। प्रोसेसिंग इज रिक्वायर्ड टू मेक देम कंज्यूमेबल, उनको कुछ प्रोसेसिंग करना पड़ता है। पैडी इज पॉलिश्ड, पॉलिश करना, धान को पॉलिश होती है उसमें। फ्रूट्स आर रिपेंड, पकाए जाते हैं, फल को पकाया जाता है वहां पे, ठीक है। समटाइम्स वेयर हाउस अंडरटेक सच एक्टिविटीज ऑन बिहाफ ऑफ द ओनर्स। बहुत सिंपल है, प्रोसेसिंग करना, गुड्स की प्रोसेसिंग करना। सर्टेन कमोडिटीज, ठीक है, सर्टेन कमोडिटीज अपन एक बार अंडरलाइन कर देते हैं अपन, उसके बाद नीचे वाले पॉइंट देखते हैं। सर्टेन कमोडिटीज विच आर नॉट कंज्यूम्ड इन द फॉर्म दे आर प्रोड्यूस। जिस तरीके से प्रोड्यूस किया गया है, ठीक है, उस तरीके से उसको कंज्यूम नहीं किया जा सकता, ठीक है। प्रोसेसिंग इज रिक्वायर्ड टू मेक देम कंज्यूमेबल, प्रोसेसिंग लगती है उसको, प्रोसेसिंग मतलब उसको आपको थोड़े से रॉ फॉर्म में उसको कंज्यूमेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। पैडी इज पॉलिश्ड, धान को पॉलिश किया जाता है। फ्रूट्स आर रिपेंड, पकाया जाता है फलों को, ठीक है। बाहर भेजने से पहले, अगर आप एक्सपोर्ट करें तो बाहर भेजने से पहले उनको पकाया जाएगा। जैसे कश्मीर से सेब जाते हैं दुनिया भर में, तो पहले वेयर हाउस में स्टोर होते हैं, लेकिन उनको पकाया नहीं जाता एक्चुअली, फ्रूट्स वो तो पके हुए रहते हैं, उनको पॉलिशिंग एंड ऑल, लेबलिंग, ब्रांडिंग, ये सब चीजें की जाती है, उनको पैकिंग की जाती है वहाँ पे। समटाइम्स वेयर हाउस अंडरटेक सच एक्टिविटीज ऑन बिहाफ ऑफ द ओनर्स, ठीक, किसके बिहाफ में कर रहा है, ओनर्स के बिहाफ में कर रहा है, राइट। सो दीज आर द मेन फंक्शंस ऑफ वेयर हाउस। अपन ने देखे अभी यहाँ पे मेन फंक्शन में, बेसिक फंक्शन क्या है भैया, स्टोरेज ऑफ गुड्स। सरप्लस कमोडिटीज विच आर नॉट इमीडिएटली रिक्वायर्ड कैन बी स्टोर्ड इन वेयर हाउस, ठीक है, स्टोर करके रखा जाता है। सेकंड है प्राइस स्टेबलाइजेशन, ठीक है, जब डिमांड आएगी तब फिर से सप्लाई किया जाएगा। डिमांड एंड सप्लाई चेन को क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है, प्राइस स्टेबल रखने के लिए, राइट। उसके बाद में आ रहा है भैया अपना, क्या आ रहा है उसके बाद में, रिस्क बियरिंग। अगर गुड्स रखे हुए गुड्स को वहां पे कुछ भी नुकसान हुआ तो उस लॉस के लिए कंपेंसेट कौन करेगा, वेयर हाउस कीपर कंपेंसेट करेगा, वेयर हाउस ओनर कंपेंसेट करेगा। फाइनेंस, ठीक है, बाय इंडोर्समेंट ऑफ योर रिसिप्ट एंड वेयर हाउस कीपर्स वारंट यू कैन रेज फाइनेंस फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, आप बिल्कुल ले सकते हो। यहाँ लिखा हुआ है गुड्स जो होते हैं एक्ट एज अ सिक्योरिटी फॉर द वेयर हाउस कीपर और फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, दोनों के लिए सिक्योरिटी का काम करते हैं, ठीक है। तो सोर्स ऑफ फाइनेंस भी है, वेयर हाउस में रखी हुई जो चीजें होती है वो सोर्स ऑफ फाइनेंस भी होती है। उसके बाद में ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग
सीरीज में अरेंज करना या फिर उनकी स्टैंडर्डाइजेशन करना, क्वालिटी को इम्प्रूव करना एंड पैकिंग करते हैं ओनर्स के बिहाफ में। ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन, चीज़ों को पहुंचाना, जो बल्क डिपॉजिटर्स होते हैं उनको ये फैसिलिटी दी जाती है। ठीक है, टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी फ्रॉम द टाइम ऑफ प्रोडक्शन, और ठीक है फ्रॉम द टाइम ऑफ प्रोडक्शन टिल द टाइम ऑफ कंजम्पशन, चीज़ों को स्टोर करके रखना, एंड फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन, चीज़ों को पहुंचाना। तो इट क्रिएट्स टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी। एंड देन लास्ट आती है प्रोसेसिंग, जो कमोडिटीज जो कंज्यूमेबल नहीं हुई है उनको कंज्यूमेबल बनाना। बहुत सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखिएगा भाई, और अपन कुछ ही दिनों में कुछ ही दिनों में मतलब एक दो दिन के अंदर में अपन सेशन स्टार्ट करते हैं अपना डाउट सेशंस, और मैं क्वेश्चन पेपर बना रहा हूँ। क्वेश्चन पेपर मैं सेंड करना स्टार्ट करूंगा, आप लोग सॉल्व करिए, ईमानदारी से सॉल्व करिए, अच्छे से सॉल्व करिए। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड देन बिजनेस सर्विसेज जो है, इन चैप्टर्स को पूरा पढ़ के रखिए अपने से, क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक है इस चैप्टर का, इसके बाद जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेयर हाउस, वो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अपना, तो आप पहले से अगर प्रिपेयर रहेंगे उन दो चैप्टर्स को लेकर, तो ये चैप्टर भी आपको ईजी लगेगा, ये चैप्टर पढ़ने में ईजी जाएगा आपको। ठीक है, ये चैप्टर को भी प्रिपेयर रखिए आप अपने, क्योंकि तीनों चैप्टर की मैं मतलब तीनों चैप्टर को इंक्लूड करके फुल टेस्ट देने वाला हूँ, सिर्फ दो चैप्टर की नहीं लूंगा, इन तीनों चैप्टर की लेने वाला हूँ। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।